प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। कक्षा 10 के कृतिका पुस्तक के तीसरे पाठ साना साना की व्याख्या के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत पाठ यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर जो लेखिका है मधु कांकरिया, वो सिक्किम गैंगटॉक की यात्रा कर रही हैं और हिमालय की यात्रा के करते हुए उन्होंने जिन प्राकृतिक दृश्यों को देखा और उन दृश्यों से क्या प्रेरणा ली, किन दृश्यों को वो अपने अंदर समेटती हैं और किन दृश्यों से उनको प्रेरणा मिलती है, ये सब जानकारी आपको इस पाठ में मिलेगी और हिमालय की सुंदरता का अद्भुत वर्णन भी आपको देखने को मिलेगा। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक से लेकर हिमालय तक की यात्रा के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है और विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन के संघर्ष में लगी रहती हैं। पहाड़ी जीवन कैसा है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें ये दृश्य साफ दिखाई देने लगता है। लेखिका को गैंगटॉक शहर देखकर ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है। सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। यहाँ पर गैंगटॉक शहर की सुंदरता की बात लेखिका कर रही है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो को सेली। साना साना हाथ जोड़ी पंक्ति का मतलब है कि छोटे छोटे हाथों को जोड़कर, हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह युमथांग के लिए निकलना था, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर भागी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई। युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर था। इसके बारे में ड्राइवर जितेन नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। लेखिका उससे पूछने लगती है, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में एक कतार में लगी सफेद रंग की 108 लिखी पताकाएं दिखाई दी। इनके बारे में नार्गे ने बताया कि यह बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर ये 108 पताकाएं ट्रायंगल में जो छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। यानी कि बौद्ध धर्म में जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी याद में 108 सफेद रंग के ट्रायंगल वाले फ्लैग्स दूर ऊंची जगह पर लगा दिए जाते हैं। और चूंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है तो और उन झंडियों को उतारा नहीं जाता। यानी कि समय के साथ, मौसम के साथ, बदलते रुख के साथ वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यानी कि उस बुद्धिस्ट की मुक्ति हो जाती है। कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं, लेकिन जब कोई नया कार्य हो, खुशी का कार्य हो, तब सफेद नहीं बल्कि रंगीन झंडियां लगाई जाती हैं और वो गिनती में नहीं होती, वो कितनी भी हो सकती हैं। यानी कि शोक में सफेद 108 और खुशी में रंगीन कितनी भी, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोले जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी टंगी देखी थी। रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉप पड़ा जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और यहाँ 2 लोकल जातियां थीं जिनके बीच सालों से झगड़े चल रहे थे और इसी जगह पर उन दोनों के बीच में शांति वार्ता हुई और एक बॉन्ड साइन करवाया गया। इसे संधि पत्र कहते हैं। आगे बढ़े, रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में बताया कि ये प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियां और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों, यात्रियों का कामित हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय,
हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे रास्तों से गुजरते ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी झूम झूम कर गा रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वह सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी के सौंदर्य को देखती, कभी शिखरों के ऊपर शिखर से गिरते हुए झरने सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखती, जिसके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी सी एक पत्थर के ऊपर बैठ बहती जलधारा में पांव डुबोया और भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय उठा। इस वातावरण से कविता उत्पन्न होने लगी, सत्य और सौंदर्य को छूने लगी। लेखिका को लगा कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। वे स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी है। भीतर की सारी तामसिकताएं यानी बुरी भावनाएं और दुष्ट वासनाएं, बुरी कुटिल भावनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हूँ। प्रकृति के समीप जाकर हमारे अंतर मन का जो सच्चा स्वरूप है वो सामने आने लगता है और बुरा स्वरूप पीछे छूटने लगता है। इतने में नार्गे खेलने लगा, यानी कि जिद करने लगा कि आगे चलिए, इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। लेखिका अनमनी से उठी और थोड़ी देर बाद वैसे ही नजारे, आत्मा और आंखों को सुख देने वाले नजारे दिखने लगे। लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, यानी कि लगातार बहते हुए झरने, नीचे बहती हुई तिस्ता नदी, ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल, मध्यम हवा में हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए चैरवेती का संदेश दे रहे हैं। मानो चलते चलो, परिवर्तन में ही गति है, परिवर्तन में ही ताजगी है और चलते रहने में ही जीवन का आनंद है। यह देख लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। अचानक लेखिका के मन से सौंदर्य की छटा बिखर गई। ऐसी छिटकी मानो कोई नाचते हुए नृत्यांगना उसके अचानक घुंघरू टूट गई हो। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। गुंदे हुए आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी कि बड़ी टोकरी, उसमें उनके बच्चे हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ मार रहे हैं, यानी कि इस सुंदरता के साथ इतना क्रूर कार्य वो कर रही है। यानी कि यहाँ जीवन, पहाड़ों की जीवन जीने की जो शैली है वो दिखाई देती है कि पहाड़ी लोग कितने संघर्ष के साथ अपने जीवन को जीते हैं। काम करने के लिए आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता, तो इतनी सुंदर खूबसूरती से भरी, जो कहीं कहीं की अप्सराएं हो सकती थी, कहीं की राजकुमारी हो सकती थी, वो इस कठोर जीवन की सच्चाई को इन कुदालों के माध्यम से दिखा रही है कि सुंदरता का भयानक रूप ये भी हो सकता है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, गरीबी और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व यानी कि ममता, बच्चे को साथ लिए काम कर रही है, श्रम साधना, मेहनत कर रही है, दोनों साथ साथ। वही खड़े बीआरओ के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिमशिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी में चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। यह लेखिका के कहने पर उसने कहा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई। इस पर लिखा था कि आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यह याद कर लेखिका का मानसिक चैनल बदल गया। उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई। उसने वहां देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़ी गांठें दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की एक कहानी।
हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। जितनी सुंदरता है, जरूरी नहीं कि उसके पीछे का रहस्य भी उतना ही सुंदर हो। उस सुंदरता को बनाए रखने वाली सच्चाई भी उतनी सुंदर हो। तभी उन्हें गमगीन देखकर जितेंद्र नार्गे ने कहा, मैडम, यह मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस दे देते हैं। यानी कि आप सोचिए कि इतने खतरनाक रास्तों को बनाने में इनको क्या मजदूरी मिलती होगी, और जितना सुंदर दृश्यों को दिखाने के लिए हमें ये रास्ता देते हैं। यानी कि क्या इनकी मजदूरी, इनके कार्य और इनकी मेहनत को, और ये जो हमें देते हैं उसके बदले में पूरी है। तभी लेखिका ने देखा कि वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी, और ऐसा लगा कि जीवन लहरा उठा हो। सारा खंडहर ताजमहल बन गया कि उस भयानक सच्चाई में भी उन्हें खुशियां और प्रेम नजर आ गया। तभी लेखिका देखती है कि लगातार ऊंचाइयों को ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले, जिनके बारे में नार्गे बता रहा था कि यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इसी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माओं के साथ काम करते हैं। आगे बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ता ही जा रहा था। रास्ते सकरे होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सूरज ढल रहा था। उसी समय पहाड़ी औरतें अपने मवेशियों को चराकर, मवेशी यानी कि पालतू जानवर को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। नदी की तरह फान लेता यौवन और श्रम के से दमकता गुलाबी चेहरा और डूबते सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देखकर मंत्रमुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था। यानी कि इतनी कठिन जीवन में भी इतनी खूबसूरती देखने का अवसर उनको मिल रहा था कि इतनी सुंदरता को सह पाना उनके लिए संभव नहीं था। गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायों तिस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी के बने घर में ठहरे। अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। वातावरण में अद्भुत शांति आंखें भर आई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा हो। वही सुख शांति बोधिसत्व कहते हैं। बोधि वृक्ष जो पीपल का वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो हम उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। तो यहाँ जैसे अंदर से उन्हें लग रहा है कि ज्ञान का एक छोटा सा बोधि वृक्ष उनके अंदर भी उग रहा है। सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी आदमी सब अपनी अपनी लय और ताल और गति में है। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। इस पाठ का बहुत जरूरी प्रश्न है कि प्रकृति से किस तरह से उसे बचाया जा सकता है और हम लोगों ने प्रकृति से किस प्रकार खिलवाड़ की है। अंधेरा होने से पहले तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात गहराने लगी। जितेंद्र ने गाना शुरू कर दिया। एक एक कर सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली मणि कुमारियों को भी मात देती हुई नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह गई। लायूं की सुबह वह टहलने निकली। बर्फ की तलाश थी, कहीं बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि लायूं की सुबह वह बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में लगातार कमी आ रही है। 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ मिल जाएगी। कटाव की ओर सफर शुरू किया। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी। सबकी सांसें रुकी हुई। कटाव के करीब पहुंचे। नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ देखी। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ,
सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन मूल्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। वह ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। यानी कि हिमालय की इस सुंदरता को देखकर बुरे से बुरे व्यक्ति के मन से भी एक बार को बुरी भावनाएं दूर हो ही जाएंगी। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कहती थी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ की शिलाएं पिघलकर जलधारा बनके हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, और इस तरह नदियों का हम पर कितना बड़ा उपकार है। हम आगे बढ़े तो फौज की छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम टिटोने लगते हैं तो ये हमारे जवान पौष माघ के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। लायुंग से युमथांग की ओर बढ़े। यहाँ एक नया आकर्षण था। ढेरों रोडोडेंड्रो और प्रियता के फूल इन घाटियों में दिखाई दिए। युमथांग पहुंचे। मंजिल तक पहुंचने की खुशी थी। वहाँ चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा था, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? जितेंद्र तरह तरह की जानकारियां देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल चिटक गए थे। यहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं करते। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गैंगटॉक नहीं, इसे गंतोक कहते हैं। जितेंद्र गंतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता की सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकाल टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। यहाँ पर हिमालय के बहुत ही सुंदर दृश्यों को देखने का मौका आपको इस पाठ के जरिए से मिलेगा। इस पाठ में कौन कौन से दृश्य हैं जो आपको झकझोर गए या आपको अच्छे लगे? हिमालय के किन किन रूपों को आपने यहाँ ध्यान से देखा? और एक प्रश्न है श्वेत और रंगीन पताकाओं वाला, वो जरूर ध्यान से करिएगा। वैल्यू बेस्ड इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको आप बहुत बहुत ध्यान से आपको करना ही है, तैयार ही करना है। पहला, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिकों की क्या भूमिका है। ये 2016 में प्रश्न आ चुका है। 2015 में आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जीवन मूल्यों की दृष्टि से लिखिए। ये 2015 और 2008 में आया है, हो सकता है फिर से आ जाए। एक और जरूरी प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आपको दिख रहे हैं या आपके सामने आए हैं, लिखें। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान क्यों है और प्रकृति को बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। देश की सीमा पर बैठे फौजी सिपाही किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको हर हालत में तैयार करना ही है, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। उम्मीद है मैं अपने प्रयास में सफल रही। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।